Hello students, it's Subhash and you are watching Economics Guruji. In this video, we will study about a series of videos related to microeconomics of class 12. So let's start. First chapter is introduction. तो शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन है। पहले इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि इस पूरी सीरीज में हम नोट्स वाइज स्टडी करेंगे एक एक टॉपिक्स की और उनको अच्छे से समझेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है वो हमें देखना जरूरी है। तो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट स्टडीज डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज as directed towards the maximization of satisfaction or maximization of profit at the level of an individual and maximization of social welfare at the level of the country as a whole। मतलब साफ है कि इकोनॉमिक्स जो है वो उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की स्टडी करता है। इट स्टडीज दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर at the whole level and at the individual level, how a consumer maximizes its satisfaction or how a producer maximizes its profit। मतलब साफ है कि हम इसमें उन एक्टिविटीज की स्टडी करते हैं जो एक इंडिविजुअल लेवल पर कंज्यूमर किस प्रकार से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन करता है, कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती हैं इसमें। उसी प्रकार से एक प्रोड्यूसर किस प्रकार से अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करता है, कौन कौन से लॉज हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में स्टडी करते हैं। उसी प्रकार से सोशल लेवल पर जो भी प्रॉब्लम आ रही है और किस प्रकार से कंट्री लेवल पर सोशल वेलफेयर को मैक्सिमम करते हैं, कौन कौन से इससे रिलेटेड टॉपिक्स उसमें स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है इसमें, नेक्स्ट हम आगे बढ़ें कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। दीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू द यूज ऑफ स्carce रिसोर्सेज, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट are the main economic activities and in these activities production, exchange and consumptions of the goods and services are among the basic economic activities of life. In the course of these basic economic activities, every society has to face scarcity of resources, and it is the scarcity of resources that give rise to the problem of choice। मेन बात जो है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो जनरली चार प्रकार की हैं। वो है प्रोडक्शन, एक्सचेंज, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। ये चारों प्रकार की मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। इसमें से भी जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो है प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में इसमें स्टडी करते हैं। और प्रॉब्लम जो होती है जनरली दीज प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू द चॉइस। मेन बात ये है ये सभी प्रॉब्लम जो हैं वो चॉइस से रिलेटेड है। अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों अराइज होती है इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया। जनरली चॉइस का जो है हमें हर एक एरिया में फेस करना होता है। सपोज आपके पास 1000 रुपीज हैं, तो वो 1000 रुपीज भी आप कहाँ एक्सपेंड करेंगे, कहाँ आप खर्च करोगे, वहाँ पे आपको चॉइस करनी पड़ती है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करें या अपने मोबाइल से संबंधित कुछ एसेसरी परचेज करें या अपने स्टडी से संबंधित कुछ मटेरियल परचेज करें या कहीं घूमने जाएं। तो यहाँ पे आपको चॉइस करनी पड़ती है। तो चॉइस जो है हर एक एरिया में हमें फेस करने को मिलती है, हर एक एरिया में हमें फेस करनी पड़ती ही है। इसीलिए रॉबिन्स ने इसको चॉइस से रिलेटेड किया है। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। रॉबिन्स presented the concept of scarcity in his book An Essay on the Nature and Significance of the Economic Science in 1932। ध्यान रखिएगा, रॉबिन्स ने जो बुक लिखी है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, इसमें चॉइस से रिलेटेड बताया है कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो चॉइस से रिलेटेड होती हैं। According to Robbins, economics is a science that studies human behavior as a relationship between ends and scarce means of resources which have alternative uses। मतलब साफ है कि हम इसमें कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की स्टडी करते हैं। यानी इस प्रकार ये इकोनॉमिक्स जो है एक साइंस है, इसमें इसको साइंस भी बोला है। और इसमें क्या स्टडी करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर की। किससे रिलेटेड है, रिलेशनशिप बिटवीन द स्केर्स मीन्स ऑफ रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। मतलब साफ है कि जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रही है, चॉइस हमें क्यों करनी पड़ी है, प्रॉब्लम चॉइस क्यों अराइज हो रही है। मेन बात ये है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है वो दो कारणों से होती है। एक तो रिसोर्सेस होते हैं वो लिमिटेड है, स्केर्स हैं। दूसरा दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस, उनके वापस अलग अलग यूजेस हैं। जैसे कि अपन ने एग्जांपल लिया था 1000 रुपीज अगर आपके पास है तो अब आप भी जानते हैं पॉकेट मनी के रूप में आपके पास 1000 रुपये बहुत कम है। दूसरा ये उन 1000 रुपये का यूज आपको कहाँ करना है, कैसे करना है, सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर स्केर्सिटी प्रॉब्लम जो है हमें हर एक देखने फेस करने को मिलती है।
तो हम इकोनॉमिक्स में इन्हीं एक्टिविटीज़ की स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी करते हैं विच आर रिलेटेड टू द स्केर्सिटी। नेक्स्ट है स्केर्सिटी। क्या, व्हाट इज स्केर्सिटी? इट इज अ सिचुएशन व्हेन डिमांड फॉर अ गुड एक्सीड इट्स सप्लाई इवन एट अ जीरो प्राइस। मतलब साफ है कि ये प्राइस से रिलेटेड नहीं। स्केर्सिटी का मतलब ये है कि जब किसी कमोडिटी या सर्विस की डिमांड उसकी सप्लाई के एवज में ज़्यादा हो जाए, चाहे उसकी प्राइस जीरो ही क्यों ना हो। जैसे कि सपोज कहीं अर्थक्वेक आए तो उस स्थिति में गवर्नमेंट हेल्प करती है, फूड आइटम वहां से ऊपर से डालती है हेलीकॉप्टर से। तो उस कंडीशन में क्या है, डिमांड बहुत ज़्यादा है पर उन फूड आइटम की सप्लाई कम है। इसका मतलब यहाँ पर फूड आइटम, फूड पैकेट जो है वो स्केर्स है, वहाँ पर स्केर्सिटी फूड आइटम से रिलेटेड है। तो अब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें रिसोर्सेज की या मीन्स की, जिससे कि हम अपनी नीड्स पूरी करते हैं, तो उसमें सबसे फर्स्ट है स्केर्सिटी। रिसोर्सेज आर स्केर्स इन रिलेशन टू आवर वांट्स। मतलब साफ है कि अपनी जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड है, जबकि उनको पूरा करने के जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। नेक्स्ट, अल्टरनेटिव यूजेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 1000 रुपीज़ हैं उसके बहुत सारे यूजेस हैं, कहाँ कहाँ हमको यूज़ करना है वो हमें यहाँ पर चूज़ करना पड़ता है। तो इससे रिलेटेड जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है व्हाट डज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, व्हाई डज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज। फर्स्ट है रिसोर्सेज आर स्carce एंड सेकंड रिसोर्सेज कैन बी allocated टू अल्टरनेटिव यूजेस। so these two main factors which create problem of choice। अब इकोनॉमिक्स के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया है कि इकोनॉमिक्स क्या है। इट स्टडीज दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड प्रॉफिट एट द इंडिविजुअल लेवल एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर एट द होल कंट्री लेवल। तो यहाँ पर मेन बात आती है कि जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उन सभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एक साथ एक ही स्केल में हम स्टडी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी इंडिविजुअल लेवल की प्रॉब्लम्स हैं उनका नेचर जो है वो अलग होता है, जबकि पूरी कंट्री का जो जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उनका नेचर अलग होता है। इसलिए हम दोनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल लेवल की स्टडी करता है। इंडिविजुअल लेवल की स्टडी मतलब इसमें कोई एक जना आ गया, जैसे कि कोई एक कंज्यूमर हो गया या एक प्रोड्यूसर हो गया। एक कंज्यूमर किस प्रकार से अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम करता है, हाउ अ कंज्यूमर मैक्सिमाइजेज सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट है हाउ अ प्रोड्यूसर मैक्सिमाइजेज हिज प्रॉफिट। तो इंडिविजुअल लेवल की प्रॉब्लम जो होती है वो हर एक कंट्री में सेम होती है, इसके सॉल्यूशंस भी होते हैं हर एक कंट्री में सेम होते हैं, इसलिए इसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो मीन्स लार्ज, बड़ा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। इट स्टडीज दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू कंट्री लेवल, विच सच प्रॉब्लम्स विच अफेक्ट्स द होल कंट्री। मतलब साफ है कि उन प्रॉब्लम की यहाँ पे स्टडी करते हैं जो पूरी कंट्री को यहाँ पर अफेक्ट करता है। पूरी कंट्री लेवल की जो प्रॉब्लम होती है उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। जो कि कंट्री वाइज देखें तो हर एक कंट्री की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका नेचर अलग होता है, उनको सॉल्यूशंस अलग होते हैं, इसलिए हम उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स डालते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसका स्कोप अब थोड़ा बढ़ता जा रहा है। जनरली पहले जो था वो माइक्रो मैक्रो दोनों एक साथ हम स्टडी करते थे, क्लासिकल और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। जब हम मैक्रो स्टार्ट करेंगे देखेंगे कि क्लासिकल और न्यू क्लासिकल दोनों में क्या कंट्रोवर्सी थी और किस प्रकार से मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इमर्ज हुआ है। तो मेन बात यहाँ पर हमें ये देखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्मॉल लेवल की इकोनॉमिक यूनिट्स की स्टडी करता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो होल लेवल की यहाँ पर स्टडी करता है। तो उसमें डिफरेंस क्या क्या हो सकता है, जनरली जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। फर्स्ट इज it studies the economic relationship or economic problems at the level of individual, a firm, a household और a consumer। मेन बात यह है कि इसमें इंडिविजुअल लेवल की प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, जबकि इसमें it studies the economic relationship or problems at the level of economy as a whole like poverty, unemployment etc। तो ये इसमें हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है it basically concerned with the determination of output and price of an individual फर्म और इंडस्ट्री। मतलब इसमें ये है कि एक इंडिविजुअल लेवल पर प्राइस क्या डिटरमाइन होगी, एक कंज्यूमर कितनी प्राइस देना चाहता है, कितनी प्राइस लेना, एक प्रोड्यूसर कितनी प्राइस लेना चाहता है, एक प्रोडक्ट की क्या प्राइस डिटरमाइन होगी, उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं।
जबकि इसमें जनरल प्राइस लेवल और जनरल आउटपुट लेवल, एग्रीगेट आउटपुट क्या डिटरमाइन होंगे इकोनॉमी में, क्या होने चाहिए, उसके बारे में इसमें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है, इट इज पर्टिकुलरली फोकस्ड ऑन प्राइस एनालिसिस, मतलब इसमें मेन बात वही प्राइस से रिलेटेड है, क्या प्राइस होनी चाहिए क्या है, जबकि इसमें जो है वो इनकम एनालिसिस है, मतलब एक इकोनॉमी में इनकम लेवल क्या हो, क्योंकि जो भी इकोनॉमिक लेवल पर या इकोनॉमी लेवल पर जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उन सभी प्रॉब्लम्स की रूट प्रॉब्लम है, जड़ है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास इनकम नहीं है। तो यहाँ पर मेन डिसाइड करना है, और लोगों के पास काम नहीं है क्यों? क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है। और डिमांड नहीं है क्यों? क्योंकि लोगों के पास इनकम नहीं है। तो मेन बात है इसमें कि इनकम लेवल क्या डिटरमाइन हो, कि वो इनकम लेवल इकोनॉमी में पहुंचे, उस इनकम लेवल के बराबर का आउटपुट इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो, उस आउटपुट होगा तो लोगों को काम मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट है वो दूर होगा, लोगों के पास इनकम पहुंचेगी, वो डिमांड करेंगे और इकोनॉमी अच्छे से चलती रहेगी। तो एक पूरी इकोनॉमी में जो पूरा मास है, जो पूरी पॉपुलेशन है, उस पूरी वर्किंग पॉपुलेशन को काम मिल सके, इसके लिए जरूरी है कि उतनी डिमांड इकोनॉमी में आए, और उतनी डिमांड इकोनॉमी में आए उसके लिए जरूरी है कि उतनी इनकम जो है वो इकोनॉमी में हो। इसलिए जनरली इसको हम इनकम एनालिसिस करते हैं। बेसिकली ये इनकम से रिलेटेड होता है कि कंट्री में इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होना चाहिए। नेक्स्ट है, इट इज़ लेस इंपॉर्टेंट फॉर कंपेरेटिव स्टडी, जबकि ये जो है कंपेरेटिव स्टडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो कंट्री के बीच में, दो रीजन के बीच में स्टडी करनी तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की ही स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े तो थ्योरीज कौन कौन सी हैं वो आप देख सकते हैं। जनरली एग्जाम में आप लिखे हैं तो ठीक है, नहीं तो चलता है। ये जो भी थ्योरीज जो हैं वो सभी थ्योरीज जो हम आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, आगे वाले चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, और एज ए कंक्लूजन हम देखें तो इन शॉर्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द इंडिविजुअल लेवल और यूनिट्स। On the other hand, macroeconomic studies the economic problems or issues at the large level or at the economic as a whole। तो मेन बात इसमें ये है, इकोनॉमिक, सॉरी यहाँ पे देखिएगा एज ए इकोनॉमी है, उसको स्टडी करना है, ऐसे इकोनॉमी पढ़ना है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। अगर एक नंबर में आपको पूछें तो आप सिर्फ एक या दो नंबर में आपको पूछें तो आप सिर्फ ये इतना लिख सकते हैं, जबकि ज़्यादा मार्क्स में अगर आप पूछें तो अभी हमने जो यहाँ पर टेबल देखी है, टेबल डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़े, व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर और स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है, स्कोप क्या है? सिंपली स्कोप से मतलब ये कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स, कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, वो हम माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। The subject matter of economics is subdivided into two core branches, microeconomics and macroeconomics. This division came into existence only after 1930 as per the suggestion by Ragnar Frisch. तो सबसे पहले रेगनर फ्रिश ने ही माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था 1933 में, ध्यान रखिएगा, रेगनर फ्रिश ने। तो सब्जेक्ट मैटर जो है इकोनॉमिक्स का, उसको दो भागों में स्टडी करते हैं, एक तो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि प्रोडक्ट प्राइसिंग है, क्या प्रोडक्ट प्राइस होने चाहिए, फैक्टर प्राइसिंग है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, इसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस एनालिसिस, इसके सबसे बारे में हम स्टडी करते हैं। तो सबसे अच्छा तो ये है कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे कि मैंने स्टडी किया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो लेवल की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, एक कंज्यूमर से रिलेटेड लॉज जो हैं, प्रोड्यूसर से रिलेटेड जो लॉज हैं, एक मार्केट से रिलेटेड जो थ्योरीज हैं, किस प्रकार से प्रोडक्ट प्राइसिंग होती है, किस प्रकार से उसमें चेंजेस होते हैं, वो सब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है वो हम किस प्रकार से एक इकोनॉमी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, किसको उसको हम दूर करेंगे, कैसे दूर करेंगे, क्या उनके सॉल्यूशंस होते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, उसकी हम स्टडी करते हैं। तो सिंपली इस सब्जेक्ट मैटर के बारे में आप जब जान पाएंगे तब जब हम माइक्रो मैक्रो को पूरे कंप्लीटली अच्छे से पढ़ लेंगे। क्योंकि जब भी आपको स्कोप के बारे में क्वेश्चन पूछें तो स्कोप में आपको क्या लिखना है, माइक्रो में जो जो चैप्टर आपने पढ़े हैं उनके चैप्टर, उनके टॉपिक लिख दिए, सब टॉपिक। उसी प्रकार से मैक्रो में जो जो टॉपिक आप, जो चैप्टर आपने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उसमें लिख दीजिए, जनरली हो जाएगा आपका स्कोप। तो इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, जब आप पढ़ लेंगे या अगर आपने पढ़ा है तो आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ें तो जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो है पॉजिटिव इकोनॉमी एनालिसिस एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी एनालिसिस। इस वीडियो का लास्ट
टॉपिक है। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और इसको लाइक करना भी ना भूलें। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले जो भी वीडियोस हैं वो भी आपको जल्दी से पहुंच जाए। तो आगे बढ़े हम। पॉजिटिव इकोनॉमी एनालिसिस एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी एनालिसिस। सबसे पहले हम देखना है पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस क्या है। पॉजिटिव साइंस स्टडीज द इश्यूज विच आर रिलेटेड टू व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। मतलब कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इश्यूज क्या थे, क्या है और क्या होंगे, इस तरह पर हम स्टडी करते हैं। इसमें हम अपनी बात को फैक्ट से शो करते हैं, स्टेटमेंट से शो करते हैं। जबकि नॉर्मेटिव साइंस में आदर्श आ जाते हैं, अपने वैल्यू जजमेंट आ जाते हैं, हमें क्या करना चाहिए, व्हाट और टू बी, इसको हम कंसर्न ज़्यादा करते हैं। तो देख सकते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमी एनालिसिस इट रेफर्स टू the analysis in which we study what is or how an economic problem is solved by analyzing various positive statements and mechanism. These are factual statement and describes what was, what is and what would be. मेन बात जो मैंने बताई थी आपको वो ये है, इसमें उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं, यानी जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या थी, व्हाट वाज, व्हाट इज क्या है एट प्रेजेंट में, और ये चलता रहा तो क्या होगा, व्हाट वुड बी। बस इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। These statements can be tested, proven or disproven and don't involve personal value judgment। मतलब इस प्रकार के एनालिसिस में जो है, इसमें इस एनालिसिस में है जो भी स्टेटमेंट्स हैं उसकी हेल्प से हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। और इसमें किसी प्रकार से वैल्यू जजमेंट नहीं होती, यानी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो इसमें कोई इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट जो नॉर्मेटिव एनालिसिस है, मतलब जो मैकेनिज्म इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है उसको दूर करने के लिए मैकेनिज्म अडॉप्ट किया है, क्या वो मैकेनिज्म सही है या गलत, उसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करते हैं इसमें। तो वो आ जाता है नॉर्मेटिव एस्पेक्ट, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। सो इट रेफर्स टू द एनालिसिस इन विच वी स्टडी वेदर अ पर्टिकुलर मैकेनिज्म इज डिजायरेबल और नॉट। इन दिस एनालिसिस वी स्टडी व्हाट ऑट टू बी। मेन जो बात है ये है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस में तो व्हाट इज, व्हाट वुड बी, व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी था। जबकि इसमें व्हाट और टू बी, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको क्या होना चाहिए, उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, कैसे उसको दूर करें, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो इट स्टडी in what ways economic problems should be solved. In other words, it is concerned with what would be and what shouldn't be and what is desirable and what is not। मतलब क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्या अपनी इकोनॉमी के लिए सही है और क्या इकोनॉमी के लिए सही नहीं है, यानी जो मैकेनिज्म एडप्ट किया है क्या वह सही है, अगर सही नहीं है तो उसको कैसे दूर करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए, उसके बाद हम स्टडी करते हैं। In this we studies normative statement that can't be tested as they involve personal value judgment. It deals with the idealistic situation and it's based on ethics। मतलब ये नीतिगत है, ये आइडियलिस्टिक है, आइडियलिस्टिक सिचुएशन है कि क्या चीज़ होनी चाहिए क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए उसके बारे में। जैसे कि बीपीएल, बीपीएल को सब्सिडी मिलती है तो क्या बीपीएल लोगों को सब्सिडी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, उसकी प्रासंगिकता देखना है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो आ जाता है नॉर्मेटिव एस्पेक्ट में। जैसे कि अगर हम ये स्टडी करें कि बीपीएल लोग 10 साल पहले इतने थे, एट प्रेजेंट इतने, और आफ्टर 10 ईयर्स इतने बीपीएल हो जाएंगे या इतने पुअर पर्सन हो जाएंगे, तो ये आ जाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। तो एज अ डिफरेंस हम देखें तो डिफरेंस से भी आप उसको समझ सकते हैं। पॉजिटिव, नॉर्मेटिव, व्हेन वी आर स्टडिंग अ प्रॉब्लम and its related issues which are subject to verification like the extent of the poverty and unemployment, we are referring to positive analysis। जैसे मैंने आपको बताया अगर हम पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो जाहिर है वो पॉजिटिव एनालिसिस होगा। उसी प्रकार से नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस, व्हेन वी आर ऑफरिंग सजेशंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स वी आर रेफरिंग द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक, मतलब उन प्रॉब्लम को कैसे हम दूर कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें डिफरेंस जो है वो है द पॉजिटिव स्टेटमेंट डिस्क्राइब व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। सबसे मेन बात इसमें यही है दोनों में डिफरेंस कि ये व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी ज़्यादा कंसर्न करता है, जबकि ये जो है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस उसमें व्हाट और टू बी ज़्यादा कंसर्न किया जाता है। नेक्स्ट है इट डोंट पास एनी वैल्यू जजमेंट, यानी इसमें किसी प्रकार से कोई वैल्यू जजमेंट नहीं होता है, जो है बस वो देखना है। जबकि जो भी प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करें इसमें वैल्यू जजमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं।
नेक्स्ट है इट डजेंट ऑफर एनी सजेशन अबाउट फैक्ट्स, मतलब कोई भी सजेशन नहीं होता है, जबकि इसमें डिफरेंट टाइप के सजेशन जो है हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इकोनॉमी एंड इट्स टाइप के बारे में स्टडी करेंगे, इसी में आगे हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि इकोनॉमी कौन कौन सी होती है और क्या क्या उसके टाइप्स हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत तो क्या अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नए वीडियोस हैं उनमें आपको इससे रिलेटेड जो सीरीज़ है वो आपको जल्दी से मिल सके। और जब आप सब्सक्राइब कर लें तो नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दें, ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, नहीं लगे तो डिसलाइक करिए, कोई बात नहीं। और अगर आपको लगे कि आपके फ्रेंड्स सर्कल में भी, आपको फ्रेंड्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको शेयर जरूर करिए। तो स्टे विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक्स गुरुजी, थैंक यू।